हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री वे ऑफ सक्सेस। और मैं हूं आपका दोस्त शिव मिश्रा। और इसमें हम लोग का आज जो हमारा क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 5 का हमारा जो अगला पार्ट है, पार्ट नंबर 9। जी हाँ, पार्ट नंबर 9 है। और ये हमारा वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत। मैंने इसमें एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ा है, पूरा का पूरा कवर किया है। जी हाँ, आपको बिल्कुल पूरा का पूरा कवर किया गया है। आप पूरा का पूरा नोट्स बना लीजिए। बाकी नोट्स आपको एस केमिस्ट्री प्रोवाइड कर रहा है। सभी सिलेबस कक्षा 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं का प्रोवाइड किया जा रहा है। सो चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और उन दोस्तों के साथ पहुँचाइए, उन दोस्तों के पास पहुँचाए अपने जो उन कोचिंग नहीं लगा सकते, ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके घर बैठ के इस लॉकडाउन में। तो आज हमारा है वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग मेरे प्यारे बच्चों समझते हैं कि वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत जो है दिया किसने था। तो जो ये क्रोमोसोम सिद्धांत दिए थे वो हमारे दिए थे W.S. सटन एवं बाबेरी ने। अगर बोला जाए कि क्रोमोसोम सिद्धांत कौन दिए थे, तो क्रोमोसोम सिद्धांत जो दिए थे वो दिए थे कौन, हमारे दो वैज्ञानिक थे W.S. सटन एवं बाबेरी ने क्रोमोसोम वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत दिया था। तो इसमें लिख सकते हैं वंशागति तो वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया, तो लिख सकते हैं वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत W.S. सटन तथा बाबेरी, किसने, बाबेरी ने सन 1902 ईस्वी में दिया था। तो याद रखिएगा, वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था। वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत W.S. सटन तथा बाबेरी ने सन 1902 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इसमें गुणसूत्रों के अध्ययन के दौरान उनके व्यवहार एवं मिंडली लक्षणों के मध्य एक समानांतरण का अनुभव किया था। तो याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए मस्ट है। दे देता है कि बाबेरी और सटन, जो हमारे बाबेरी और सटन थे, उसमें जब वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रतिपादित कर रहे थे, खोज कर रहे थे, उसमें किसका अनुभव किया था। तो उसमें इन्होंने गुणसूत्रों के अध्ययन के दौरान व्यवहार एवं मंडली लक्षण के बारे में समानांतरण, यानी कि जो हमारे मंडली जो लक्षण थे और उनका व्यवहार दोनों हमारे क्या थे, वो दोनों इसमें हमारे क्या थे, समान थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर सटन द्वारा दिए गए क्रोमोसोम में, यहाँ पे लिख सकते हैं सटन द्वारा दिए गए क्रोमोसोमवाद में सन 1901 ईस्वी में
ईस्वी में कीटों की 42 जातियों में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करने वाले मॉन्टगुमरी तथा सन 1902 ईस्वी में समुद्री समुद्री अर्चिन के गुणसूत्रों का अध्ययन करने वाले टी बावेरी के निष्कर्षों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है ना, ये आपके लिए मस्ट है। तो याद रखना कि वंशागत का क्रोमो सिद्धांत, अभी इसका मेन टॉपिक मैंने क्लियर अभी नहीं किया है, उसको मेन टॉपिक को बाद में मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। यहाँ पे मैंने ये बताया कि वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? W.S. सटन तथा बावेरी ने सन 1902 ईस्वी में दिया था। इसमें गुणसूत्रों के अध्ययन के दौरान उनके व्यवहार एवं मेंडली लक्षणों के मध्य एक समानांतरण का अनुभव किया था। सटन द्वारा दिए गए क्रोमोसोम वाद में सन 1901 ईस्वी में कीटों की 42 प्रजातियों में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करने वाले मॉन्टगुमरी तथा सन 1902 ईस्वी में समुद्री आर्चिन के गुणसूत्रों का अध्ययन करने वाले टी बावेरी के निष्कर्षों का महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है। अब हम लिखेंगे वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार। अब इसके अनुसार क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि हमारा मेंडलीय कारक लिख सकते हैं, मेंडलीय कारक। और ये मेंडलीय कारक क्या होते हैं? ये मेंडलीय जो कारक है ये आज के जीन हैं, जो हमारे जीन हैं आज के, वही हमारे क्या हैं? मेंडलीय कारक। आज के जीन क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। किस पे स्थित होते हैं? क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, वो कहाँ स्थित है तो होते हैं? तो हमारे क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तथा क्रोमोसोम ही पृथक्करण व स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित करते हैं। तो याद रखिएगा वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या होता है? तो वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत के अनुसार मेंडलीय कारक यानी कि आज के जीन कहाँ पे स्थित होते हैं? क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। मेंडलीय कारक कहाँ पे स्थित होते हैं? क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तथा क्रोमोसोम ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित करता है।
अभी हमारा पृथक्करण या फिर स्वतंत्र अभिवहन होता क्या है, तो मान लीजिए एक मेरा क्या है, प्रभावी है, और दूसरा हमारा क्या है, अप्रभावी है। क्या है, अप्रभावी। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लंबा पौधा ले रहे हैं और यहाँ पे क्या रहता है, बौना, क्योंकि हमेशा अप्रभावी क्या होता है, बौना। लंबे को कैपिटल टी से तो बौनों के स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। जब इनका हमारा क्रॉस कराया जाता है तो क्रॉस करने से पहले ये क्या करते हैं, इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि पृथक पृथक हो जाते हैं। और यही हमारा जो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे अलग अलग, यही हमारा क्या है, यही हमारा पृथक्करण का नियम यहीं पर लागू होता है। तो याद रखिएगा पृथक्करण का नियम क्या होता है, जब हमारे दो कोई प्रभावी और अप्रभावी दोनों आपस में संकरण कराया जाता है तो संकरण करने से पश्चात वो क्या होते हैं, अलग अलग जीन में टूट जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई होता है तो 23 48 गुणसूत्र 46 गुणसूत्र होते हैं, उस 46 में से 23 इसमें टूटते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, पृथक्करण का नियम। तो आप ध्यान देना, वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत, और ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड जैसे एग्जाम में आपको वहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो याद कर लीजिएगा वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या होता है। और सभी वीडियो आपको मेरे प्यारे बच्चों प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके वॉच कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।